हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपके सीडीपी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये सेशन रहने वाला है। और पिछली बार आपने जैसे बोला था कि मैम और जूम करके दिखाओ कि हमें फ़ोन में भी अच्छे से दिखे, तो देखो फ़ोन में भी आपको अच्छे से ही दिखेगा। और अगर आपको पुराने वीडियोज़ में देखने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ उसको 1080p पे देखो, ठीक है। उससे एकदम हाई क्वालिटी पे देखो, तब आपको पिक्चर्स एकदम क्लियर शो होंगी। अदरवाइज तो पिक्चर्स क्लियर है, मैं चेक कर चुकी हूँ। और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। अब क्वेश्चंस को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑफकोर्स आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, बिकॉज दिस चैनल इज हेल्पिंग यू। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो रोल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट में उसके लिए सही है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी है वो हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो हेरिडिटी में हमें जीन्स में जो मिल रहा है अपने पेरेंट्स से वो हमारा हमें नहीं पता क्या मिल रहा है, तो वो हम नहीं ऑल्टर कर सकते। एनवायरनमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, फिक्स होता है, लेकिन एनवायरनमेंट कुछ खास रोल प्ले नहीं करता। ये स्टेटमेंट भी गलत कर दी। रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। अब ऐसा भी नहीं है कि दोनों रोल एकदम फिक्स्ड होते हैं और हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है कि जो इफेक्ट होता है ना हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, वो वेरी करता है। मतलब डिफरेंट एरियाज में आपका डेवलपमेंट के अलग अलग चीज होगी। जैसे कि मान लो आप अगर सपोज कोई वो है, ऐसे क्रिकेटर ही है कोई, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स, उसके जो पापा हैं, उससे उसको थोड़ा वो मिलेगा, है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट में ही अच्छा हो सकता है वो और चीज़ों में भी अच्छा हो, ठीक है। तो हो सकता है वो एनवायरनमेंट अगर उसे वैसा मिले, लाइक उसको उसी तरीके का एनवायरनमेंट मिले, हो सकता है वो क्रिकेटर बन जाए उसी तरीके से। बट हो सकता है उसको एनवायरनमेंट इतना अच्छा ना मिला, उसको उतनी अच्छी कोचिंग ना मिले, तो वो नहीं नहीं भी बने। तो मतलब इनका इफेक्ट ना बहुत डिफरेंट होता है अलग अलग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में। हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं इसका पर्टिकुलरली, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड। जो आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, इसमें 2 से 6 साल का टाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, 2 to 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो सेकंड का भी आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि कौन सा डेवलपमेंट होता है जो सेंटर से शुरू होकर एक्सट्रीम पे जाता है, मतलब कि सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। सेंटर टू पेरिफेरी हमारा जाता है आपका सिफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमो डिस्टल। बिल्कुल आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल जाता है। सेंटर टू पेरिफेरी जो जाता है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल, और जो हेड टू टो जाता है ऐसे वो सिफेलोकॉर्डल। देखो ये क्वेश्चन अगर आप लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको ये तीसरी या चौथी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट करिए, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें नोट नहीं करना, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, तो आप क्या करना, दोबारा इस वीडियो को जब भी लास्ट मोमेंट होगा, जब भी आप खाली बैठे हो, तब दोबारा वीडियो देख लो, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें, कभी ऐसे जाए ना। और एज आप टेस्ट लेते हुए अपने आप को चेक कर लो कि यार कितने आंसर्स दोबारा आप ठीक कर रहे हो, ठीक है, पॉज कर करके। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का भी, ठीक है। Now, Ria, a 4-year-old girl got scolded by her parents when she refused to eat her vegetables during make-believe play. Ria repeats this behavior, her behavior depicts. तो रिया एक 4 साल की बच्ची है जिसको अपने पेरेंट्स से डांट पड़ी है जब उसने वेजिटेबल्स खाने से मना कर दिया, ठीक है। तो इस मेक बिलीव वाले प्ले में रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर। अब ये बिलीव क्या कर, ये आपको क्या बता रहा है, उसका ये बिहेवियर क्या डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, मैच्योरेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। तो देखो जेनेटिक प्रोग्रामिंग नहीं है यहाँ पे, कोई मैच्योरेशन नहीं है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन फैमिली के साथ नहीं होती है, पेरेंट्स के साथ प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी ये प्राथमिक समाजीकरण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अनिता टुक रश्मि's पेन एंड इन रिटेलिएशन रश्मि एट अनीता's लंच, ठीक है।
अभी अनीता ने रश्मि का पेन लिया, रश्मि ने अनीता का लंच खा लिया, तो दोनों का भाई म्यूचुअल रिलेशनशिप चल रहा है। पूजा वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस बट डिड नॉट रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू द टीचर एज इट इन्वॉल्व इक्वल एक्सचेंजेस। अब पूजा जो है, एक दूसरी बच्ची, वो सब कुछ देख रही थी लेकिन उसने कुछ भी मैम को नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एक्सचेंजेस चल रहे थे। ऐसा नहीं है कोई कोई एक इंसान का हक मार रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज पूजा अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। अब लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से जो पूजा है वो कौन से स्टेज में है आपके। तो यहाँ पर देखो, आपका गुड बॉय गुड गर्ल वाला नहीं है यहाँ पे, तो वो एक्सचेंज वाला है। ठीक है। आपका पर्सनल बेनिफिट और एक्सचेंज वाला होता है, तो सोशल ऑर्डर भी नहीं है, पनिशमेंट ओबीडियंस भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है। हम अपना देख रहे हैं कि हाँ हमारा भी फायदा हो रहा है, तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। जीन पियाजे के हिसाब से एक चाइल्ड की एबिलिटी सॉल्व करने की कंजर्वेशन प्रॉब्लम को जो होती है वो डिपेंड करती है कौन सी एबिलिटी पे, सेंट्रेशन रिवर्सिबिलिटी पे, कंपनसेशन क्लासिफिकेशन पे, डी सेंट्रलाइजेशन रिवर्सिबिलिटी पे, या ट्रांजिटिव इन्फेरेंस और सीरिएशन पे। अब देखो, कंजर्वेशन बच्चा अगर कंजर्वेशन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका आता है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के साथ और रिवर्सिबिलिटी के साथ। ठीक है। तो अगर वो कंजर्वेशन वाला सॉल्व कर पा रहा है बच्चा प्रॉब्लम, तो मतलब वो इस एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग में उसकी ठीक है। ठीक है। मतलब कि कंजर्वेशन वाला की वो छोटा बड़ा, और उसको अगर ऐसे हम दे दें, जैसे कि ये इतना वो दे दिया मैंने, और इतना बड़ा ग्लास दे दिया और इतना बड़ा कटोरा दे दिया, मैं बोलूं पानी किस में ज्यादा है, तो बोलेगी इसमें ज्यादा है, जबकि दोनों में बराबर है। ठीक है। तो वहां पे ये वो होता है जब बच्चा कंजर्वेशन लैक करता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये कर पा रहा है तो मतलब उसकी कंजर्वेशन ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट आता है, राघव प्रिटेंड्स टू राइड अ ब्रूमस्टिक टू रिप्रेजेंट अ राइडिंग अ हॉर्स। अब बचपन में सबने किया होगा कि झाड़ू उठाई है और झाड़ू पे बैठ गए हैं, हैरी पॉटर देख करके तो कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं और उसके ऊपर बैठ करके उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर इसमें तो ये हो रहा है कि वो उसको उस पे बैठ के ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो हॉर्स को राइड कर रहा है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ईगोसेंट्रिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कॉन्जर्वेशन भी नहीं है यहाँ पे, सीरिएशन भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है कि उसने उसको सिंबल एज अ ब्रूमस्टिक को हॉर्स मान लिया। ठीक है। तो लाइक बच्चे यही करते हैं हमेशा, बच्चे क्या, हम बड़े हैं, हम भी थोड़ी बहुत ऐसे कर ही लेते हैं। ठीक है। तो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट proposed by Lev Vygotsky, the term proximal indicates that the assistance provided dash learners current competence dash goes just below, goes just beyond, is linear with। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, जो लेव वाइगोस्की ने दिया था, तो जो प्रॉक्सिमल वर्ड है इंडिकेट करता है दैट द असिस्टेंस प्रोवाइडेड is far beyond learner's current competence, goes just below, goes just beyond, या is just linear। तो देखो यार, यहाँ पे उसके जस्ट बियॉन्ड जाता है, गोज जस्ट बियॉन्ड, जो भी हम असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके उसको हेल्प करने के लिए कि वो जो टास्क है, वो जो इतनी सी चीज से वो छूट रहा है, वो कंप्लीट कर ले। ठीक है। तो ऑफकोर्स वो गोज जस्ट बियॉन्ड, जस्ट वर्ड इसलिए यूज किया है। ठीक है। गोज फार बियॉन्ड नहीं बोला है ना, इज फार बियॉन्ड नहीं बोला, इसीलिए कि वो ठीक है, समझ गए ना, मतलब कि एक टास्क है वो कंप्लीट करना है, उसके लिए हमें मान लो थोड़ी सी हेल्प चाहिए, इतनी सी हेल्प चाहिए, तो वो एक जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो कर सकता है, और उस जोन को, उस इतने से जोन को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऊपर है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Akram instructs himself while assembling a set of blocks in light of Lev Vygotsky's theory. Akram is engaging in dash speech. तो अक्रम इंस्ट्रक्ट करता है अपने आप को जब वो सेट ऑफ ब्लॉक्स को असेंबल कर रहा होता है इन लाइट ऑफ लेव वाइगोस्कीज थ्योरी। अक्रम इज एंगेजिंग इन डैश स्पीच। तो लेव वाइगोस्की के हिसाब से तो जो अक्रम है वो कौन सी स्पीच में है?
वो प्राइवेट स्पीच में है, ठीक है, वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, ठीक है। अगर वही यहाँ पे ये बोल दिया होता जीन प्याजे के हिसाब से बता दो, तो बेटा जीन प्याजे के हिसाब से ये ईगो सेंट्रिक हो जाता, ठीक है, क्योंकि जीन प्याजे के और लेव वाइगोस्की के जो वो हैं डिफरेंट है, दोनों के पर्सपेक्टिव जो है। तो यहाँ पे आपको अगर लेव वाइगोस्की का पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका प्राइवेट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा प्राइवेट स्पीच, ठीक है। ये सेल्फ गाइडिंग के लिए होती है आपकी जो प्राइवेट स्पीच होती है ये। यहाँ पे अब बच्चा अपने आपके अपने जो एक्शंस होते हैं उनको डायरेक्ट करता है। सो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर अगेन अगर आप ये वीडियो इससे पहले वाली सारी सीडीपी के लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपने ये क्वेश्चंस वहां पे एनकाउंटर करे होंगे, और मैंने 1000 बार बताया भी है ये कि हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, ठीक है। सो देखो इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, और अगर सबसे मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चंस करते करते। Now children acquire language since they are genetically predisposed to do so and the environment does not play any role in it. अब चिल्ड्रन जो होते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो, क्योंकि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं ऐसे करने के लिए, मतलब अपने आप ही वो सीख लेते हैं, और इसलिए कोई एनवायरनमेंट ना रोल प्ले करता नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये क्या सही बोल रहे हैं और क्या गलत बोल रहे हैं। देखो पहली बात ना इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि लैंग्वेज या तो ये मदर टंग बोलते या फिर कुछ बोलते, सारी लैंग्वेज बच्चे नहीं सीख सकते, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हर लैंग्वेज से नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एनवायरमेंट कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। बच्चा जेनेटिकली लेकर के आ रहा है, बट उसके सामने अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, अब उसने वो एनवायरनमेंट नहीं देखा तो उसको वो लैंग्वेज वो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आपकी असर्शन तो फॉल्स हो गई, और ये बोल दिया इन्होंने कि लैंग्वेज सिर्फ हेरिडिटी का प्रोडक्ट है, तो ये भी आपकी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आपको बोथ ए एंड आर फॉल्स हो गया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, ठीक है, एक वो क्या होता है कि हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, हम आसपास की चीजों से देखते हुए और कुछ हमारा खुद का होता है कि हम सीख लेते हैं जो भी हमारी मदर टंग होती है। लाइक हिंदी देखो, हमने सीखी थोड़ी है, हमें तो बोलनी आती है, जब से पैदा हुआ है तब से बोल रहे हैं, एक एक शब्द आसपास से देखा सुना करके बोलने लग गए, है ना। लेकिन ये बोलना गलत है कि एनवायरनमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा किसी लैंग्वेज को सीखने में, क्योंकि एनवायरनमेंट का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर एनवायरनमेंट ना हो तो बच्चा क्या सीखेगा फिर, ठीक है। तो आपका ए और आर दोनों गलत है। Now, which of the following is potential risk factor involved with learning and development of children from the marginalized group? तो इसमें से कौन सा पोटेंशियल रिस्क फैक्टर जो है इन्वॉल्व होता है, जो हम लर्निंग करवाते हैं और डेवलपमेंट होता है जो चाइल्ड आते हैं आपके मार्जिनलाइज ग्रुप से, बैकवर्ड सेक्शन से मतलब। तो टीचर्स नेगेटिव बिलीव्स अबाउट देयर एबिलिटीज एंड हैविंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस, representation of marginalized groups as central characters in story that are included in textbook, ठीक है। आपको रिस्क फैक्टर पूछा है, और एम्फोसिस ऑन कनेक्शन बिटवीन लोकल नॉलेज एंड स्कूल नॉलेज वेर एवर पॉसिबल, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग इन क्लासरूम। तो देखो ये अच्छी चीज है कि हाँ हम जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स की बच्चे हैं उनको सेंट्रल कैरेक्टर बना करके हम एक स्टोरी करें, जैसे कि एक स्टोरी थी रैक पिकर वाली, है ना। तो और हाँ हम जो लोकल नॉलेज है और जो स्कूल नॉलेज है उनके बीच का कनेक्शन क्रिएट कर पाए, तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप से बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत ऐसा फील ना हो इन्फीरियर सा, और वो थोड़ा ऐसा ना करें, तो उनकी लोकल नॉलेज को भी ध्यान में रखते हुए उनको थोड़ा पढ़ाएं। और हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग हो क्लास में, कि ऐसा ना हो कि सारे मार्जिनलाइज ग्रुप वाले बच्चे इकट्ठे हैं और वो इकट्ठे, तो ये होमोजेनस ग्रुपिंग होती है। और हेट्रोजेनस में मतलब हर तरीके के बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीनों तो अच्छी चीजें हैं, जो रिस्क फैक्टर है ये वही टीचर के बिलीव्स हैं। अगर टीचर के बिलीव्स खराब है तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आई डोंट नो मेरे को तुम लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही, बट मेरे पीछे गाना चल रहा है, मतलब मेरे पीछे नहीं चल रहा, आई गेस शादियाँ वादियाँ होती रहती हैं, अभी शादियों के मौसम चल रहे हैं आसपास, तो बैंकेट हॉल्स भी हैं थोड़ा मेरे घर के थोड़ा आसपास ही, और वहाँ पीछे आई गेस अभी तो कीर्तन हो रहा है कोई, तो वहाँ पे राम सिया राम ऐसे चले जा रहा है, और पूरे टाइम चलता है, लाइक मतलब
ये तो चलो अभी तो सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, और अगर जब शादियां हो तब तो मतलब मैं सोचती हूँ मैं तुम्हें कैसे ही पढ़ाऊँ, यहाँ पे इतना शोर होता है, फिर मैं सॉफ्ट कॉर्नर्स ढूंढती हूँ अपने घर में जहाँ ये आवाज़ नहीं आ रही हो। सो मतलब मुश्किल होता है, बट हाँ मिल जाता है ऐसे। मैं वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार चलो ठीक है, मैं तो फिर भी कर लूंगी, तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम बस 10-15 दिन में है अभी। और तुम लोगों को अगर थोड़ा सा मैं ऐसे मटेरियल शेयर कर दूंगी, थोड़ा अपनी तरफ से जो प्रोवाइड कर सकती हूँ वो कर दूंगी, तो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब तुम्हारे एग्जाम्स में मुझे पता है इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, और आई डोंट नो कि तुम अदरवाइज कहाँ से इतने डिटेल्ड फॉर्मेट में कहाँ से कर पाओगे। तो मेरे को लगता है कि यार मतलब अगर मैं करवा सकती हूँ तो वाई नॉट, मैं करवाती हूँ। ठीक है, सो या क्वेश्चन पे वापस आते हैं। School encourages girls to participate only in music and dance competitions and boys to only take part in sports. This perspective of the school, तो स्कूल एनकरेज करता है गर्ल्स को पार्टिसिपेट करने में सिर्फ म्यूजिक में और डांस कंपटीशन में, और बॉयज को सिर्फ स्पोर्ट्स में। तो ये पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल क्या है? ये चैलेंज कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, या ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि बच्चों की इमेट एबिलिटीज, इनेट जो एबिलिटीज हैं लड़कियों और लड़कियों की, मतलब जो उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हीं को हम निखारे और वट। तो और या फिर वो जेंडर बायस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर प्रोग्रेसिव अप्रोच शो कर रहा है? तो ऑफ कोर्स वो जेंडर बायसनेस शो कर रहा है। ठीक है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे। और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों में ऐसी एबिलिटीज होती है कि वो स्पोर्ट्स ही अच्छा करेंगे, या लड़कियों में ऐसी एबिलिटीज होती है कि वो सिर्फ नाचने और गाने में ही माहिर होंगी। ठीक है, और ना ही ये कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच है। ठीक है, सो यार थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यस, अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व्स चिल्ड्रन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर एंगेज्ड इन लर्निंग एक्टिविटीज, compile sample of their work and maintains an observation diary of individual children. This type of evaluation is, तो एक टीचर जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है एक बच्चे को पूरे साल, और उसके व्हेन जो वो जो भी लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वो जो भी काम करके लेकर के आता है, और एक उसने ऑब्जर्वेशनल डायरी जो है हर इंडिविजुअल चिल्ड्रन की मेंटेन कर रखी है। तो इस टाइप ऑफ इवेल्युएशन को हम क्या कहते हैं? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो आपका ये होता है, इवेल्युएशन होता है, ये यूज बहुत टाइम से चला आ रहा है। अब शायद बंद हो गया हो या नहीं, बट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, CCE पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज आपका हर एक आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो हमारा CCE पैटर्न ही था जब हम लोग पढ़ रहे थे। अभी मुझे पता नहीं स्कूल में क्या चल रहा है, बट हम लोगों के टाइम पे CCE पैटर्न ही था। तो वही कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, बेचारे हर मतलब कि मैं सोचती थी कि टीचर्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना, हर एक बच्चे का ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करना, ऑब्जर्वेशन करके एकदम ये क्या ये कैसे, मतलब। बट या ये होता है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको कहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, जो पर्पस ऑफ असेसमेंट होता है आपका, वो मोटिवेट करना होता है चिल्ड्रन को कि वो जो थ्रेड के अंदर स्टडी कर सके, मतलब उसको धरा धरा धमका के पढ़ा लो, या फिर आइडेंटिफाई कर सके चिल्ड्रन को एज स्लो, ब्राइट, प्रॉब्लमेटिक, या फिर क्रेडिबल फीडबैक ऑफ लर्निंग पे हम दे सके, या फिर क्लास कंपटीशन को हम एनकरेज कर सके। तो ऑफ कोर्स हम एक अच्छा क्रेडिबल फीडबैक दे सके उसकी लर्निंग पे, इसीलिए हम असेसमेंट करवा रहे हैं, ताकि हमें पता लग जाए लर्निंग गैप्स कहाँ हैं, हम उनसे फिल कर सके। ठीक है, ना तो हमें बच्चों को डराना धमकाना है कि भाई टेस्ट आ रहे हैं तुम पढ़ो, या फिर हमें ना ही हमें उनको ऐसे बोलना है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत बेवकूफ हो, और आप स्लो लर्नर हो, ये भी नहीं करना हमें। ना हमें क्लास में कंपटीशन एनकरेज करवाना है बच्चों के, मार्क्स किसके ज्यादा आए किसकी कम आए, ये सब करा के। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोगों का एम यही है कि उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो। बट लेटली वी हैव लाइक हम सब लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन ऐसा ही हो गया है कि अब सब मार्क्स, रैट रेस है, सबको आगे बढ़ना है, मार्क्स से ही पड़ी है सबको। Now, what pedagogical strategies should schools adapt to address individual differences among students? तो कौन से pedagogical strategies हैं schools को जो adapt करनी चाहिए जिससे वो address कर सके individual differences बच्चों के? Now, follow uniform curriculum and assessment for all students.
categorize children based on their cognitive abilities and teach them in separate sections, या फिर cater to उनकी individual needs को cater करा जाए flexible रह करके, या फिर ensure करें कि जो individual differences हैं उन सब में वो remove कर दिए जाए। ठीक है, तो कौन सी आप करोगे मतलब इन सब में से? तो ऑफ कोर्स हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे कि हम कैटेगराइज करेंगे हर बच्चे को उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से और उनको सेपरेट सेक्शन में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या, ताकि जो बच्चा जिस भी एबिलिटी में एक्चुअली इतना वो है, स्किल्ड है, मास्टर्ड है, उसको उसमें हम और अच्छा बना सके। ठीक है, तो ऐसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मतलब हम केटर कर पाएंगे उनके। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, ओ नो 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 नो, वेट 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 वेट, हाँ 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, केटर टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बाय बीइंग फ्लेक्सिबल। ओके ओके, मैंने इस फ्लेक्सिबल को, आई डोंट नो, मैंने इस फ्लेक्सिबल को क्या समझ लिया था, मैंने देखा ही नहीं वर्ड। नहीं नहीं, आपका देखो यार, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा आपका ये थर्ड। ठीक है, हम अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे और उनको वैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने लिटरली ये ऑप्शन ही देखा, अगर आपको ये 3 दे रखे होते और इसकी जगह कोई रैंडम सा बेकार सा ऑप्शन होता तो यू कुड हैव चूजन सेकंड ऑप्शन। बट अभी आपको अगर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, फ्लेक्सिबल वर्ड अपने आप में ही बहुत सॉलिड वर्ड है, फ्लेक्सिबल वर्ड अगर दिख जाए ना तो मतलब वो सबसे बेस्ट है ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, मैंने फ्लेक्सिबल देखा नहीं वहां पे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्टूडेंट विद अटेंशन ADHD डिसऑर्डर है आपका, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, फुल फॉर्म याद कर लो। अगर किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर है तो वो क्या करेगा, उसके मतलब वो, जो इस बच्चे को ये डिसऑर्डर होता है ना, वो बेचारा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अटेंशन उसका, अटेंशन स्पैन इतना कम होता है कि अभी आप उसको एक चीज पढ़ाओगे उसका दिमाग अलग ही जगह खो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते ही। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इनको इन्वॉल्व करके रखना पढ़ाई में बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाता है सेकंड सही, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड, अ टीचर शुड, अब जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनके लिए अ टीचर शुड क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर देम चूजन विद देयर कंसेंट, या फिर हम एक स्पेशल सेक्शन बनाएं जिससे हम अलग कर दें उन बच्चों को, या फिर मोटिवेट करें उनको उनकी एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, या फिर प्रेशराइज करें उन्हें उनके गोल्स को फॉलो करने के लिए जो उनके स्कूल ने उनके लिए डिजाइन करे हैं। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट्स अगर गिफ्टेड है ना, कोई स्टूडेंट अगर गिफ्टेड है तो हम उनके लिए उनको एनकरेज कर सकते हैं कि बेटा आप हाई लेवल ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो। ठीक है, उनकी खुद की मतलब चूजन विद देयर कंसेंट, जब जो उनको पसंद है उस चीज को लेकर के आप उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं ताकि अगर वो इतने इंटेलिजेंट है, इतना वो है, तो उनकी वो चीज वेस्ट भी ना हो, वो लगे रहे किसी ना किसी चीज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। लाइक देखा होगा कोई बच्चा अगर अच्छा होता है, रैंक होल्डर्स होता है, टीचर्स उन्हें बुक्स भी देती हैं, गिफ्ट भी करती हैं ताकि वो अपना ना कुछ नया नया पढ़ते रहे। तो रमन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास fourth has low vision and has difficulty in reading and doing work from the textbook, his teacher should, जो रमन है एक क्लास फोर्थ का स्टूडेंट है, उसका लो विजन है और उसको डिफिकल्टी होती है रीडिंग में, पढ़ने में और अपनी टेक्स्ट बुक से काम करने में, तो उसकी टीचर को क्या करना चाहिए, उसकी टीचर को उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि आप उसका कंप्लीट करवा दो काम, या फिर उसको परमानेंटली एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम रेफरिंग टू टेक्स्ट बुक, उसको परमानेंटली एग्जेम्प्ट कर दो, और या फिर प्रोवाइड हिम विद ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, या फिर हम उसे ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन प्रोवाइड करवा दें टेक्स्ट बुक से, या फिर नोटबुक्स प्रोवाइड कर दें उसे उसके पीयर्स की, उसके क्लासमेट्स की कॉपी करने के लिए। तो ऑफकोर्स हम उसे ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर से क्या होगा कि वो आराम से अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। और यहाँ पे उसका जो लो विजन है वो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा है, लो विजन इसलिए लिख रखा है, वरना वो लिखते हैं आई साइट वीक है। ठीक है, आई साइट वीक के लिए चश्मा लगा के काम हो सकता है, बट लो विजन है तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है इस वजह से, या फिर कुछ भी ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम ठीक हो जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। तो अगर आप एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो तो आप कौन सी असेसमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करोगे जिससे कि आप बच्चों के जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको आप असिस्ट कर सको। तो देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी जो बोली जा रही है यहाँ पे मोस्टली जो बात करी है वो डिसलेक्सिया की करी है। ठीक है, तो आप टेस्ट कंडक्ट करवाओगे जिसमें मैक्सिमम राइटिंग हो या फिर हैंड रिटन हैंड राइटिंग एज अ क्रिएशन फॉर इवेल्युएटिंग असाइनमेंट्स। जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है उसको अच्छे मार्क्स दोगे, मतलब हैंड राइटिंग एक वो बना दोगे आपकी, एक क्राइटेरिया है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। या फिर आप स्पेलिंग का जो क्राइटेरिया है उसको अवॉइड करोगे इवेल्युएट करने में असाइनमेंट्स को, या फिर डिक्रीज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग, या फिर आप टाइम डिक्रीज कर दोगे लिखने का। देखो, इसमें से तीन ऑप्शंस तो नेगेटिव दिख रही हैं, ये ठीक है, कि आप ये करोगे तो बच्चे को तो प्रॉब्लम ही होगी उससे। लेकिन अगर आप स्पेलिंग का जो क्राइटेरिया है बच्चों के मार्क्स इवेलुएट करने का वो अवॉइड कर दोगे तो बच्चे को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जनरली गलती कर देते हैं लिखने में स्पेलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following are an effective strategy for promoting meaningful learning? तो यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, बिल्कुल मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन तो है, और एक साथ ऑप्शन है तो हम साथ साथ टिक कर देते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स, एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा चल रहा है ये? 21, अभी 9 क्वेश्चंस बचे हैं। तो यहाँ पे एनकरेज करें स्टूडेंट्स को हम कि वो बच्चे क्वेश्चंस पूछे, बिल्कुल क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में। हैविंग स्टूडेंट्स टीच द कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स, हाँ मतलब ठीक है, आप बच्चों को बोलोगे कि एक दूसरे को भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं तो पीयर लर्निंग से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चों के, दैट्स ट्रू। प्रमोट करो चिल्ड्रन को कि वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की परफॉर्मेंस कंपेयर करें एक दूसरे से। तो नहीं, ये नहीं करेंगे हम, कंपेयर क्यों करवाएंगे हम, हर बच्चा डिफरेंट है तो कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, यस, तो आपका असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये। अहमद encourages children to his classroom to think of analogies to promote effective problem solving। अहमद एनकरेज करता है चिल्ड्रन को उसके क्लासरूम में कि वो सोचे, एनालॉजीज मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस, कि इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक चीज को आप जब और तरीकों से कर सकते हो तो मतलब इस यहाँ पहुंचना है, और कितने और तरीकों से पहुंच सकते हो। ठीक है, रीजन क्या होता है कि चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली व्हेन द टीचर्स इनेबल देम टू मेक कनेक्शंस विद व्हाट दे ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे कि बच्चे मीनिंगफुली तब लर्न करते हैं जब टीचर उन्हें अलाउ करते हैं कि वो कनेक्शन बिल्ड कर सके जो उन्हें ऑलरेडी पता है। तो ऑफ कोर्स असर्शन सही है और रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हम बच्चों को एनालॉजीज के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो वो कनेक्शन उन्हें पता है वो बिल्ड कर सके। अब आपको इस रास्ते तक पहुंचना है, आप और कैसे पहुंच लोगे? आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज है आपको उसको यूज ही तो करोगे ना, कनेक्शन बनाओगे ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। अब जो एनईपी 2020 है वो प्रपोज करता है पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म पे जा रहे हैं हम, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअलाइज अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं हम। ठीक है, देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रहा है, नहीं ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तरफ मूव कर रहे हैं हम, नहीं बिहेवियरिज्म की तरफ, नहीं। देखो रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं हम।
ठीक है, पहले रट्टा मार एजुकेशन थी, अब हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स योर 23 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल थिंकिंग, इनमें से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो थिंकर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और चैलेंज करते हैं अपनी अजम्पशन को एक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर थिंकर्स जो होते हैं चेक करते हैं फैक्चुअल एक्यूरेसी और लॉजिकल कंसिस्टेंसी स्टेटमेंट्स में, या फिर थिंकर्स डू नॉट कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन, या फिर थिंकर्स इमेजिन एंड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स। तो नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट पूछा है, तो जाहिर सी बात है नॉट में आपका थर्ड ऑप्शन तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जा ही नहीं रहा है। बच्चे जो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन क्यों मतलब कंसिडर नहीं करेगा, है ना, नॉट पूछा है तो थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपके तीनों फीचर्स तो थे क्रिटिकल थिंकिंग के, एक जो नहीं था आपको वही टिक करना था। Meera practices guitar after school as she loves the activity and finds it very satisfying. She illustrated. तो मीरा जो है वो प्रैक्टिस करती है गिटार स्कूल के बाद, और वो शी लव्स द एक्टिविटी, उसको बड़ा मजा आता है इस गिटार सीखने में और बहुत उसको सेटिस्फाइंग लगता है। तो ये उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, मतलब उसे खुद से मजा आ रहा है, उसे खुद से जो आपके अंदर से आया ना, जो लग रहा हो आपको कि आपको करना है, आपका उससे कोई फायदा नहीं है बट फिर भी आपको अच्छा लगता है वो करना, इसीलिए आप कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे कि ये जो चीज है ये एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। फिलहाल तो आप सब लोग सीटेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शायद एक जॉब है, आपका गोल है कि आपको एक जॉब लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं वो आपकी और भी चीजों में हो सकती है, जैसे कि मान लो अगर किसी को यहाँ पे गाना गाना पसंद है, या फिर किसी को डांसिंग पसंद है, उसको पता है उसे कुछ नहीं मिल रहा उससे, तो भी उसको पसंद है, उसको करना अच्छा लगता है, तो वो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, सो मीर यहाँ पे भी आपका आंतरिक प्रेरणा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम, इसमें से कौन सा आपकी सोशियो इमोशनल लर्निंग प्रमोट करता है क्लासरूम में। एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग लर्नर्स, यूज ऑफ कोहेसिव डिसिप्लिन, एम्पैथेटिक एंड लिसनिंग टीचर, प्रेशर टू गेट गुड मार्क्स। तो यार देखो यहाँ पे आपका एम्पैथेटिक वर्ड यूज हुआ है और वो इमोशनल के साथ बहुत अच्छे से जाता है। ठीक है, तो आपकी सोशियो इमोशनल लर्निंग अगर प्रमोट करनी है तो एक एम्पैथेटिक और एक लिसनिंग टीचर होना चाहिए जो आपकी बातें सुने और आपकी प्रॉब्लम्स को समझे। ठीक है, तो तदानुभूति रखने वाला और बात सुनने वाला अध्यापक होना चाहिए। सहानुभूति और तदानुभूति में बहुत फर्क होता है, सहानुभूति सिंपथी होती है, तदानुभूति आपकी एम्पथी होती है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स एरर इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है स्टूडेंट्स के एरर को लेकर के। नाउ एरर हेल्प करता है एक टीचर को लेबल करने में स्टूडेंट वो वीक है या ब्राइट है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स हम ये टीचर एक बच्चे को फेल कर सकता है और अपना टाइम बचा सकता है, या फिर एरर्स एक अपॉर्चुनिटी है टीचर के लिए कि वो समझ सकता है बच्चे की थिंकिंग कैसी है, या फिर एरर शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड, बच्चे के एरर एकदम से रेक्टिफाई कर दो जैसे ही बच्चे से मतलब पूछ करके कि वो इसको रीराइट करके लेकर के आए आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर्स के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है आपकी थर्ड, कि एरर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी होती है टीचर के लिए कि वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझ सके। ठीक है, यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, इनमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को। इमोशनल, कल्चरल, कंटेंट, मैच्योरेशन, इंटरेस्ट। तो देखा जाए तो यार मतलब फैक्टर्स तो आपके सारे ही हैं, मतलब सारे फैक्टर्स करते हैं, तो बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म का। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग,
learning is hindered by social interaction, meaningful learning occurs within authentic learning tasks. तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म का? लर्नर अपनी लर्नर खुद अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, या फिर नॉट पूछा है। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म में ये है कि हाँ लर्नर्स खुद अंडरस्टैंड करते हैं, ये होता है। नॉट पूछा लेकिन आपसे। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस। तो देखो यहाँ पे जो चीज बोली है आपको, तो ये स्टेटमेंट गलत बोल दी। नॉट ही पूछा था हमसे कि सोशल इंटरेक्शन से आपकी लर्निंग में कोई बाधा नहीं आती है, तो नॉट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन। अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3 uses cartoons and stories, this would create unnecessary confusion in the mind of students, lead to boredom and disinterest in students, distracts the students from learning and relating the concept, make the content interesting and relatable for the children. टेक्स्ट बुक में, थर्ड क्लास की टेक्स्ट बुक में कार्टून्स और स्टोरीज होते हैं। वो क्या करता है, वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं आपके कंटेंट को और रिलेटेबल बनाते हैं बच्चों के लिए, तो इसीलिए वो रखे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। इसी के साथ वी आर डन विद ऑल योर 4 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है सच में सेशन, तो लाइक और सब्सक्राइब तो यार आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यार टेलीग्राम से मेरे से जुड़ जाना, वहाँ पे डेली मैं आपकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन डालती रहती हूँ। ठीक है, सो वहाँ पे हम और भी बात कर सकते हैं। सो यार मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।